हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स वाला पर। और मेरा नाम है हिमानी। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में। आज पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आज पढ़ेंगे और साथ के साथ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ बेटा कल की मैंने अपने टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर शेयर कर दिया। वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपने कल की क्लास का रिवीजन कर सकते हो। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमित, दिनेश गुड मॉर्निंग, सोनाली भारद्वाज गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष, राधे राधे हर्ष। तो जल्दी से फटाफट बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और क्लास की इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा, ताकि वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएलएड 2026 की, वो इस क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएं और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में होना है और ऐसे में बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप भी कर सकते हैं। 2025 में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो आपका भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बी रेगुलर, क्लास को रेगुलर देखना है, नोट्स बनाने हैं रोज़ाना और जो चीज़ें कराई जा रही है उनको रिवीजन भी करना है। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आमिर अली, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अंजलि कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। बाकी आपको नोट्स वगैरह जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस विद हिमानी मैम, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इसलिए क्लास खींचा था कि आप वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट, बाकी मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल भी बता दूँ। क्लास के जो टाइम है वो सुबह 11 बजे साइंस का होता है और बाकी सारी क्लासेस का टाइम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे बाद मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी, तो आप इन क्लासेस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करेंगे यहाँ पर अपनी आज की क्लास की। टॉपिक को समझेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग बिहार एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल, बिहार एग्जाम्स वाला टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी और मेरा जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग वंदना कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग में आपको बता दूं कि आखिरकार परिसंचरण तंत्र है क्या, और फिर उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। जब हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह की इमेज आनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं फैली हुई हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर में खून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको पढ़ना है रक्त के बारे में, यहाँ पर हमको पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तीन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। एक है जिसको कहा जाएगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्लड या जिसको रक्त कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पढ़नी होगी ब्लड वेसल्स के बारे में, जिनको हम कहते हैं रक्त वाहिकाएं, जिनको रक्त वाहिकाएं कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्ट, या जिसको हम हृदय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परिसंचरण तंत्र का निर्माण क्या कर रहा है, तो ये तीनों चीज़ें जो है परिसंचरण तंत्र का निर्माण कर रही हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ब्लड, ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही परिसंचरण तंत्र का निर्माण कर रही है। हार्ट का काम है, हृदय का काम है रक्त को पंप करने का। अगर हृदय ना होता तो ब्लड जो है वो एक ही जगह पर हमारे शरीर में रहता, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में नहीं हो पाता।
इस परिसंचरण के बारे में दुनिया को बताया किसने? दुनिया को बताया एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है विलियम हार्वे। सर्कुलेशन यानी परिसंचरण के बारे में जिन्होंने बताया दुनिया को, वो कौन है? वो है महान वैज्ञानिक जिनका नाम है क्या? जिनका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे साहब ने बताया कि देखिए हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो एक जगह नहीं रहता, वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। वो हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलेट कर रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सर्कुलेशन का मतलब होगा जहाँ से एक बार जाएगा वहाँ पर दोबारा लौट कर आएगा। तो इसी को सर्कुलेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं परिसंचरण। तो परिसंचरण का मतलब होगा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कैसा परिसंचरण हो रहा है? तो हमारे शरीर के अंदर दोहरा परिसंचरण हो रहा है, जिसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब यह है कि खून जो है हमारे हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। खून हमारे हृदय से 2 बार होकर गुजरता है और इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जितने भी मैमल्स होंगे, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उन सबके शरीर में डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। राइट। अच्छा, कई बार पेपर में सवाल बनता है कि जो हृदय है, हृदय जो है वो किससे बना है? तो हार्ट के बारे में एक बेसिक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो हमारा हृदय है वो हड्डी से नहीं बना है। हृदय में कोई हड्डी नहीं होती, ये चीज़ आपको याद रखना है। हृदय केवल और केवल मसल्स का मिलकर बना है, मांसपेशी का बना हुआ है। और जिस मांसपेशी का बना है उसे हम कहते हैं हृदय पेशी, या उसे कार्डिक मसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो हम उसे हृदय कार्डिक मसल कहेंगे या फिर उसे हम कहेंगे हृदय पेशी। तो हृदय पेशी का बना होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, और हार्ट के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, याद रखना है। हमारा दिल जो है फेफड़ों के बीच में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका अधिकतर पोर्शन जो है वो लेफ्ट फेफड़े की तरफ ज्यादा होता है, यानी जो बायां फेफड़ा होगा उस तरफ हमारे दिल का हिस्सा सबसे ज्यादा है। ये चीज भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ एक चीज याद रखेंगे कि हमारा हृदय कहाँ पर लोकेटेड है? तो थोरैसिक कैविटी, जिसको वक्ष गुहा कहा जाता है, वहां पर स्थित है हमारा दिल। ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं से आप देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स जो है पूरी बॉडी में फैल रही हैं। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होंगी। सबसे पहली होंगी आर्टरीज, जिनको धमनियां कहा जाता है, जो हमारे हृदय से ऑक्सीनेटेड रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाती है। दूसरी होती है वेन, या जिनको हम शीरा कहेंगे, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर आएंगी? रक्त के पास लेकर आएंगी, याद रखना है। और तीसरी होती है ब्लड कैपिलरीज, जिनकी सहायता से जो भी आदान प्रदान है रक्त और कोशिकाओं के बीच में, वो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से होता है, याद रखेंगे। सबसे छोटे आकार की ब्लड कैपिलरीज ही होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। हृदय की शेप की अगर बात करें तो इसका जो आकार है वो मुट्ठी के जैसा आकार है। जैसे आपकी बंद मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा आपके दिल का आकार होगा। राइट। ठीक है, चीजें क्लियर है? हाँ बेटा, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जरा थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लबढब साउंड हमारे शरीर में कौन सा अंग उत्पन्न करता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। लबढब जो साउंड है वो हमारे शरीर में कौन सा अंग उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। बताइए किसके द्वारा होगा? हाँ, सीसीसी वैलिड है, अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और मैंने कल की पीडीएफ शेयर कर दी है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। साइंस विद हिमानी मैम के नाम से सर्च कर लेना। चलो इस सवाल का जवाब दो। लबढब साउंड जो है हमारे दिल में किसके द्वारा, मतलब हमारे शरीर में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लिवर के द्वारा, किडनी के द्वारा, हार्ट के द्वारा, या फिर बेटा लंग्स के द्वारा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड हार्ट। हार्ट के द्वारा ही हमारे मतलब हृदय ही जब धड़कता है तो वहां से यही साउंड उत्पन्न होता है, यही ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखना है। जिसमें 100% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अभिषेक, अलोन बॉय, रमिता, ठीक है, संध्या, इन सब ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना,
हृदय जो है, अगर मैं बात करूं, हृदय जो है वो एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। हृदय के बारे में ये चीज़ भी और आप याद रखेंगे कि ये एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। जब एक एम्ब्रियो विकसित होता है तो उसका सबसे पहले जो अंग विकसित होगा चौथे हफ्ते में वो हृदय विकसित होता है, याद रखेंगे। ये भी कई बार सवाल आता है कि जो भ्रूण होता है उसका जो सबसे पहले अंग विकसित होता है चौथे हफ्ते में, 4th वीक में जो अंग डेवलप होगा वो हार्ट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्ट से होता है हार्ट बीट शुरू, हार्ट से ही दिल की धड़कनें शुरू होती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, याद रखना है। हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हृदय के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गन सीक्रेट बाइल जूस। देखो ये कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलो फटाफट इसका भी जवाब दे दो। कौन सा अंग है जो पित्त रस बनाता है? लिवर बनाएगा, गॉल ब्लैडर बनाता है, किडनी बनाएगा, या फिर ये फेफड़ों के बनाने का काम है? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डीलेट का भी रिकॉर्डेड बैच आया है पिंकू, अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी देखो एग्जाम तुम लोगों का अगर जनवरी में हो जाएगा तो इतनी जल्दी कोर्स पूरा होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में रिकॉर्डेड बैच ले लो, वहां पर आपको एक साथ सारी क्लासेस मिल जाएंगी और फिर अपने तरीके से तुम तैयारी कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, वो आप ले सकते हैं। इस सवाल का जवाब बताइए, पित्तरस कौन बनाता है? पित्तरस किसके द्वारा बनता है? इस सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चे अक्सर यहाँ पे गलत करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होगा लिवर के द्वारा बनता है। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी आंसर लगाते हैं, पता नहीं क्यों आप इसमें गॉल ब्लैडर आंसर लगाते हो। देखो पित्तरस किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है? केवल 12% बच्चों का जवाब सही आया है और 87% बच्चों ने आंसर गॉल ब्लैडर लगाया है। भाई ऐसा क्यों करते हो? शालू, अनु, दिनेश, छोटी कुमारी, इन लोगों का जवाब सही है। लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका भंडारण कहाँ पर होगा, इसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, तो भंडारण होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, यहाँ पर बनता नहीं है। लिवर बनाकर यहाँ पर भेजता है, लिवर बनाकर यहाँ पर भेजता है। ये गलती करने से बचिए आप लोग, बार बार यही सेम गलती करते रहते हो। बाइल जूस का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है एमल्सिफिकेशन करना, किसका? फैट का। ये वसा का पायसीकरण करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर ये नहीं होगा तो वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ता है ताकि वो छोटी आंत के अंदर पच सके। इसी को हम कहते हैं पायसीकरण, इसको पायसीकरण बोलते हैं, याद रखना है। वसा का पायसीकरण इसको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिवर के द्वारा बनता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में उसका दिल कितनी बार धड़कता है? अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसका दिल जो है एक बार में कितनी बार धड़कता है? यानी हार्ट बीट की बात हो रही है कि पर मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है। जब भी दिल धड़क रहा है इट मीन्स वो ब्लड को पंप कर रहा है। 58 टाइम्स, 60 टाइम्स, 67 टाइम्स, 72 बार, या फिर 90 बार? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में हृदय धड़कन की दर क्या रहती है? कितनी बार आपका हृदय धड़कता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था कि 1 मिनट में या हृदय दर क्या रहता है, कितना रहता है, ये आपसे पूछा गया है। नॉर्मल हार्ट रेट की बात अगर करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा 72 टाइम्स। क्या होगा आंसर? आंसर होगा 72 टाइम्स। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जिसमें 96% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। नीलम कुमारी, शीतल, रंजू, शालू, इनका जवाब सही है। तो 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। कोशिका की खोज किसने की थी? सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिक्सअप हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। बताओ, कोशिका की खोज किसने की थी? मार्कस फील्डमैन ने, क्रेग वेंडर ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर रिचर्ड लेविनियन ने? किसने की थी बताइए जल्दी से। फटाफट आंसर करो, क्या होगा इसका सही जवाब?
सेल की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, पढ़ चुके हैं हम इस सवाल को, पहले कर लिया है ये टॉपिक। आंसर सबका सही आना चाहिए, साथ में तुम साल भी लिखोगे, साल भी लिखकर मुझे बताओगे किस साल की थी, क्योंकि एग्जाम में अब साल से भी सवाल आ रहा है। ओके, बहुत अच्छे, मोहम्मद गुल ने लिख दिया है, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे फटाफट। तो याद रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी, याद रखेंगे 1665 में हुई थी, ध्यान रखना है। ये जो सेल शब्द है वो एक्चुअल में लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है सेलुआ, उसी से ये शब्द लिया गया है। अंग्रेजी में इसे सेल कहेंगे, और सेलुआ का मतलब होता है स्मॉल रूम, या जिसको हम कहते हैं छोटे कमरे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस बार पोल ने आंसर नहीं लिया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे। स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक और डायलॉटिक दाब क्या होगा? यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर पूछा जा रहा है। एक हेल्दी व्यक्ति में जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, सामान्य रक्त दाब क्या रहने वाला है? सिस्टोलिक का मतलब होगा हाई प्रेशर, डायलॉटिक यानी लो प्रेशर जो है कितना रहता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, नॉर्मल क्या रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई फटाफट जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। सिस्टोलिक और डायलॉटिक प्रेशर जो होता है किसी भी ह्यूमन हार्ट में कितना होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। 120 mm एंड 80 mm होगा, 201 mm और 110 मिलीमीटर होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है आपका 120/80, याद रखना है 120/80। अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 120/80 mmHg, याद रखेंगे mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको पढ़ा जाता है, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 97% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, टॉक्सिक, अलोन, गजाला बिल्कुल सही जवाब है। ये किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल बीपी है, जिसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाने वाली रक्त की मात्रा कितनी होती है? अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, तो उसके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? 3 से 4 लीटर होना चाहिए, 4 से 5, 5 से 6 या फिर 6 से 7? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल है, बिल्कुल फिट है, तो उसके शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए? नेहा, ओके, बहुत ही अच्छे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एवरेज कितना होना चाहिए, औसत रक्त कितना होना चाहिए, तो औसत रक्त की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा वो 5 लीटर होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? 5 लीटर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि यहाँ से आपको रेंज पूछी है तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए, याद रखेंगे। रेंज के हिसाब से 5 से 6 लीटर होना चाहिए। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में जो हेल्दी पर्सन है उसमें 5 से 6 लीटर होना चाहिए। 83% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें बुग्गू, गजाला, अमित, अलोन, इन सब का जवाब यहाँ पे सही आया है। लेकिन अगर एवरेज पूछा जाए तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज भी है श्वेता, टेस्ट सीरीज भी है। अब यहाँ पर याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रक्त की संपूर्ण जानकारी चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो आपके शरीर के हर एक अंग में क्या कर रहा होता है? सर्कुलेट कर रहा होता है, परिसंचरण कर रहा होता है। तो इसके लिए एक टर्म होती है, डॉक्टर कराता है CBC, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है, याद रखेंगे। इसमें आपके रक्त की संपूर्ण जानकारी आ जाती है। तो कभी भी आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है तो क्या कराना चाहिए? CBC कराना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, राइट। आगे बढ़ो, अगला सवाल बताओ। मानव शरीर में
का जो पीएच होगा वो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पीएच का मतलब होगा कि हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो कितने रहने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। हर मिनट हर सेकंड तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। उन केमिकल रिएक्शंस होने को एक एक्वस मीडियम चाहिए होता है, जलीय माध्यम चाहिए होता है। वो एसिडिक होगा या क्षारीय होगा, ये भी इस चीज़ के ऊपर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि बॉडी का पीएच क्या रहता है, बॉडी का पीएच मान क्या रहता है। और यहीं से सवाल बन जाता है कि रक्त का पीएच क्या होगा, ब्लड का पीएच क्या होगा। तो ब्लड का पीएच भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 7 से लेकर 7.8। 7 से लेकर 7.8 तक की रेंज रहती है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन। 97% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, बुग्गू, गजाला, आमिर, इन लोगों ने जवाब दे दिया है। अगर आपसे ब्लड का पीएच पूछा जाता तो 7.4 आता, याद रखेंगे। अगर रक्त का पीएच पूछा जाता तो 7.4 आता, याद रखेंगे। अब इसी के आधार पर आप कह सकते हो कि हमारा जो खून होता है वो क्या है, थोड़ा क्षारीय है। क्या है भाई, थोड़ा सा क्षारीय है, याद रखना है। इसे हम कहेंगे स्लाइटली एल्कलाइन। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कहेंगे स्लाइटली एल्कलाइन, याद रखेंगे। थोड़ा सा क्षारीय कहा जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पीएच के बारे में दुनिया को जानकारी किसने दी, तो बेसिकली एक डैनिश केमिस्ट है जिनका नाम क्या है बताओ। एक डैनिश केमिस्ट है जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेन है, इनके द्वारा जो है हमें बताया गया पीएच स्केल के बारे में, क्योंकि पीएच स्केल बताता है हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के बारे में कि भाई कहीं पर हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है, वही हम पीएच स्केल के माध्यम से पता लगाते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। अब ये जो हमारा खून है ना, ये बना है दो चीज़ों से। खून के अंदर मौजूद है प्लाज्मा और खून के अंदर मौजूद है रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा के अंदर मौजूद है पानी, तो आपके खून में पानी मौजूद है। अब आप मुझे बताइए प्लाज्मा का प्रतिशत क्या रहता है। प्लाज्मा का प्रतिशत क्या रहता है, बताइए फटाफट जल्दी से। रक्त में प्लाज्मा का बेटा प्रतिशत क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। ओके, नगमा, सोनी, ईशू, काफ़ी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, वाटर ही पूछा है, रक्त में पानी का प्रतिशत पूछा है। तो रक्त में प्लाज्मा के अंदर पानी का प्रतिशत जो होगा वो याद रखिएगा, एज पर दी ऑप्शन 91 से लेकर 92% होता है, ध्यान रखेंगे। 91 से लेकर 92% तक होता है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, जिसमें केवल 70% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अलोन बॉय, गजाला, अनी, बेसिक एजुकेशन, इनका जवाब यहाँ पे सही है। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान लगाइए कि आपका जो ब्लड है, जो चाहो तो इसको नोट कर लेना, आपका जो रक्त है, इस रक्त के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। एक तो होती हैं ब्लड सेल्स, जिनको हम कहते हैं रक्त कोशिकाएं, ठीक है। एक को होगी रक्त कोशिका, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 45% होता है, याद रखेंगे। और 55% आपके ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, याद रखना है। अगर प्लाज्मा ना होता तो खून के अंदर बहने की क्षमता ना होती। प्लाज्मा में ही याद रखना 90 से लेकर 92% तक लगभग पानी रहता है, याद रखेंगे, पानी मौजूद होता है, ध्यान रखना है। और इसी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ही आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। जो भी तुम ग्लूकोज वगैरह खा रहे हो वो प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होता है, याद रखेंगे। यहीं पर आपको विटामिन मिलेंगे, यहीं पर आपको मिनरल्स मिलेंगे, यहीं पर प्लाज्मा में ही आपके हॉर्मोन्स भी होंगे, प्लाज्मा में ही यूरिया होगा, प्लाज्मा के अंदर ही सॉल्ट्स होंगे, जैसे सोडियम के सॉल्ट्स हो गए, क्लोराइड के सॉल्ट्स हो गए, कार्बोनेट के सॉल्ट्स हो गए। ये सब चीज़ें आपको प्लाज्मा के अंदर ही मिलेंगी। तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खून के अंदर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए, मानव हृदय का दाहिना भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है।
मानव हृदय का दाहिना भाग, हमारा हार्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। हमारे हृदय में 4 कक्ष मौजूद होते हैं, याद रखना है 4 कक्ष मौजूद हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है कि राइट वाला जो हिस्सा होगा हृदय का वो कैसा रक्त ग्रहण करता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त या फिर नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। बताइए जल्दी से। राइट पोर्शन जो है हार्ट का वो किस तरीके का ब्लड ग्रहण करता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फटाफट जल्दी से इसका जवाब देंगे। बहुत ही अच्छे, बी ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। देखो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होगा, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब होगा, शुद्ध का मतलब होता है जिस खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, ऐसे रक्त को हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, यानी जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड, ऑक्सीजन रहित, देखो हालांकि पूरे तरीके से डीऑक्सीनेटेड नहीं होगा, बट हाँ कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, याद रखेंगे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जो हमारा राइट वाला पोर्शन होगा वो अशुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, शरीर के अंगों से कैसा ब्लड आएगा, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, और ये खून फिर यहीं से सीधा पहुंचेगा आपके फेफड़ों के पास। लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो शुद्ध रक्त ग्रहण करता है फेफड़ों से, और उसे हम कहते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, 95% बच्चों का जवाब सही रहा है, जिसमें अलोन, गजाला, अनी, रिलैक्सिन, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब सही दे दिया है, याद रखना है। तो राइट पोर्शन जो है वो अशुद्ध रक्त ग्रहण करेगा। और अगर आपसे पूछ लेगा पेपर में कि भाई लेफ्ट पोर्शन कैसा ब्लड लेगा, तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो शुद्ध रक्त लेता है, याद रखेंगे। शुद्ध रक्त का मतलब होगा कि ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। रक्त का कृत्रिम शुद्धिकरण क्या कहलाता है? देखो हमें रक्त को ना फिल्टर भी करना होता है, क्योंकि हमारे खून के अंदर ही टॉक्सिन्स भी मौजूद हैं, विषैले पदार्थ भी मौजूद हैं। अब क्योंकि खून पूरे शरीर के अंदर बह रहा है, पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, और बॉडी में लगातार कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, और जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। जैसे खून के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अपशिष्ट पदार्थ ही है जिसको फेफड़े हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ही खून के अंदर यूरिया मिलेगा जो कि बड़ा विषैला है, नाइट्रोजीनियस युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी मौजूद है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से अपने ब्लड को प्यूरिफाई कराना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको डायलिसिस बोलेंगे, हीमोलिसिस बोलेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, या फिर इसको पैरालिसिस कहा जाएगा। बताइए जल्दी से क्या कहा जाएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ए ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम डायलिसिस कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायलिसिस। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर है, ए ऑप्शन। 89% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन, बुग्गू, चंदा, राहत, इन लोगों का जवाब यहाँ पे सही है। डायलिसिस बेटा हम इसको कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से बताइए। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? खून का जो लाल रंग है उसके पीछे क्या चीज जिम्मेदार है? प्लाज्मा जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है, आरबीसी जिम्मेदार है, या फिर डब्ल्यूबीसी जिम्मेदार है? खून का लाल रंग, आपके पूरे खून का कलर लाल है, इसके पीछे क्या चीज़ जिम्मेदार है? और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छे अविनाश, ओके, काफ़ी बच्चे यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खून का जो लाल रंग है किसकी उपस्थिति के कारण है? तो खून का लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे जवाब होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 87% बच्चों ने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे। अलोन, बॉय, बुग्गू, टॉक्सिक, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझिए, आपके जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं
जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या जिनको हम कहते हैं आरबीसीज, इन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ही एक रेड पिगमेंट है, एक लाल पिगमेंट है, याद रखना है, जो पूरे खून को क्या कर रहा है, लाल रंग दे रहा है। और इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल है, याद रखना है। और ये क्या है, ये जो रेड पिगमेंट है वो कैसा है, आयरन रिच प्रोटीन, इसे हम कहेंगे आयरन रिच प्रोटीन, या फिर आप इसे बोलोगे आयरन युक्त या लौह युक्त प्रोटीन। अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम होती है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का काम होता है, ये आरबीसीज को क्या कराता है, यही हीमोग्लोबिन जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन जाएगी आपके शरीर के अंदर, वो इसी हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है, अटैच होती है, और आरबीसीज के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर क्या होती है, सर्कुलेट होती है, याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपकी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन युक्त प्रोटीन है, याद रखना है। अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर खून में डेफिशिएंसी हो जाए हीमोग्लोबिन की, तो कौन सा रोग होगा बताओ। अगर इसकी कमी होगी तो जो रोग होगा उस रोग का नाम क्या है, तो उस रोग को हम कहते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं, अनीमिया कहा जाता है, याद रखेंगे। तो अनीमिया में बेसिकली आयरन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है अनीमिया रोग में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने, अगला क्वेश्चन बताएंगे, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, मैंने आपको बता भी दिया, इस सवाल का जवाब सभी बच्चे सही दे देंगे। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है आपके शरीर के अंदर, ऑक्सीजन का परिवहन कराना, बैक्टीरिया का विनाश करना, खून की कमी को रोकना, या फिर कोई भी नहीं, इसका जवाब हो जाएगा। बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा इस सवाल का जवाब, क्या होगा इस सवाल का जवाब, क्या होगा इस सवाल का जवाब, बताइए फटाफट जल्दी से। बहुत ही अच्छे, फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है। देखो हीमोग्लोबिन को ही कहा जाता है श्वसन वर्णक, इसी को हम कहते हैं श्वसन वर्णक। यही आपकी बॉडी में क्या है, यही आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब आप लगातार सांस ले रहे हो ना, और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रही है, वो ऑक्सीजन आपके खून के अंदर घुल रही है, और उस ऑक्सीजन को कौन बेसिकली ट्रांसपोर्ट करा रहा है, हीमोग्लोबिन कराता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, जिसमें लगभग 84% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अलोन बॉय, बुग्गू, टॉक्सिक, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। अब आप एक चीज याद रखेंगे, ऐसा खून जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन घुली हुई है, उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि भाई ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उस खून को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको कहा जाता है। हीमो शब्द का मतलब होगा आयरन, याद रखेंगे, इसका मतलब होता है आयरन, या इसका मतलब होता है लौह, याद रखना है। और ग्लोबिन शब्द का मतलब होता है प्रोटीन। तो कभी कभी इनका मतलब भी पूछ लेता है कि बताओ भाई ग्लोबिन का मतलब क्या है, तो ग्लोबिन का मतलब होगा प्रोटीन। और हीमो शब्द जो होता है वो आयरन के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, आयरन के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताओ, ये वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। बताओ हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का, प्लेटलेट्स का, या फिर कोशिका द्रव्य का। किसका महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, बताइए जल्दी से। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका बेटा महत्वपूर्ण घटक है, लाल रक्त कोशिका का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, या फिर साइटोप्लाज्म का, किसका है महत्वपूर्ण घटक। बहुत ही अच्छे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर,
बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो इस सवाल के सही जवाब की अगर बात करेंगे तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं का ही क्या है, महत्वपूर्ण घटक है, याद रखना है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा। 94% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें अनी, अलोन बॉय, टॉक्सिक, गजाला, शालू, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लाल रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इन्हें हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इनको? इनको एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इनको एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में सवाल बन जाता है कि भाई आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी मात्रा की बात की जाए कि भाई खून के अंदर इनकी मात्रा कितनी होगी, तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन होती है, याद रखेंगे। 5.5 मिलियन ऑफ मिलीमीटर क्यूब ब्लड, याद रखना है, इतनी मात्रा होती है लाल रक्त कोशिकाओं की हमारे खून के अंदर। हमारे खून के अंदर बेटा ये मिलियंस में होती है, याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मात्रा सबसे ज्यादा है खून के अंदर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आपके पूरे शरीर में ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जिनको कहा जाता है नाभिक रहित कोशिका। ये इनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, इन कोशिकाओं के पास, तो इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस वॉइड सेल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस वॉइड सेल, या फिर इनको बोला जाता है नाभिक रहित कोशिका। तो ऐसी कोशिका जिनके पास नाभिक है ही नहीं, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है किस चीज के लिए, कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ही सप्लाई करूंगी, पूरी लाइफ में ऑक्सीजन को ही सप्लाई करूंगी। इसलिए इन्होंने अपने पास न्यूक्लियस को भी नहीं रखा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए। एक नॉर्मल व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है खून के अंदर, ये आपको बताना है। 5 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में 5 ग्राम होनी चाहिए, 100 ml ब्लड में 7 ग्राम होनी चाहिए, 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम होनी चाहिए, या फिर 18.5 ग्राम होनी चाहिए। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। अब लड़का और लड़कियों में अलग अलग होता है, यहाँ पर आपसे अडल्ट मैन पूछा है, तो उसी हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे। बताओ जल्दी से भाई। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है किसी के शरीर में, मतलब किसी के ब्लड में, तो उसको हमेशा क्या रहेगी? वीकनेस रहेगी, शरीर में कमजोरी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को ग्लूकोज का अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर होगा दिक्कत। फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा दिक्कत। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एवरेज की, तो वो 14.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। 63% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें अलोन, टॉक्सिक, सोनाली, बेसिक एजुकेशन, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। तो मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इतना होना ज़रूरी है हेल्दी पर्सन के लिए, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताओ। मानव शरीर के अंदर रक्त का जमाव किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बह रहा है। आपके शरीर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? रक्त जो है वो बह रहा है। अब शरीर के अंदर तो ये बड़े मजे से बह रहा है, लेकिन जैसे ये बॉडी के बाहर आता है तो ये जमना शुरू हो जाता है, कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी के अंदर ये कोगुलेट नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है बताओ? हीमोग्लोबिन कारण है, हैपरीन कारण है, फेब्रिनोजिन कारण है, या फिर कोई भी नहीं? इसका जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को भी पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके अभी 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। बताओ जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे। तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो ये होता है हैपरीन की वजह से। आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हैपरीन, और इसी हैपरीन की वजह से जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं कोगुलेट होता।
बी ऑप्शन इसका आंसर है। 79% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, अनी, सुनामी, टॉक्सिक, अमित, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। तो हैपरीन इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। जिन बच्चों ने फेब्रिनोजिन बताया है, फेब्रिनोजिन की वजह से तो ब्लड क्लॉटिंग होती है। जब आपको चोट लग जाती है और आपका खून बहना जो बंद हो जाता है और रक्त का थक्का जो जमना शुरू होता है, वो याद रखेंगे वो किसकी वजह से होता है, वो फेब्रिनोजिन की वजह से होता है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। आपके खून के अंदर मौजूद है हैपरीन, जिसकी वजह से आपका ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जम रहा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताओ। लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए फटाफट जल्दी से। एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, या फिर आप इनको एजिनोफिल कहोगे। ये तो मैंने अभी तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हर बच्चा सही दे देगा। लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इनको हम किस नाम से जानते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। लाल रक्त कणिकाओं को, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। एक सवाल यहाँ से मैचिंग के रूप में पूछा जा सकता है। अगर आयोग इस क्वेश्चन को पूछेगा तो वो मैचिंग के रूप में इस सवाल को पूछ सकता है। बताओ जल्दी से भाई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से। इस सवाल के जवाब की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बेटा एरिथ्रोसाइट। ए ऑप्शन इसका जवाब है, जिसमें 90% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। अलोन बॉय, बुग्गू, अनी, टॉक्सिक, गजाला, इनका जवाब ही यहाँ पर सही है। अगर आपसे पूछा जाए थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट हम कहते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है थ्रोम्बोसाइट, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है, तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइट, याद रखना है, उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो बाकी अन्य के भी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल बनता है, यहाँ से पेपर में सवाल बनता रहता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए। एंटीबॉडीज रक्त प्लाज्मा में कहां पर उत्पन्न होती हैं? हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी बनती हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब आप बीमार हो जाते हो तो बीमार होने के बाद क्या होगा? एक बार तो आप बीमार हो गए, सपोज करो कोई बैक्टीरिया वगैरह तुम्हारे शरीर के अंदर आ गया, लेकिन दोबारा अगर आप उस बैक्टीरिया के संपर्क में आते हो तो आपकी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज बना लेती हैं। तो एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनती हैं? मोनोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, एजिनोफिल के द्वारा, या फिर न्यूट्रोफिल्स के द्वारा? किसके द्वारा बनती हैं ये आपको बताना है। हाँ जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का बेटा जी जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा लिम्फोसाइट। क्या होगा आंसर? आंसर होगा लिम्फोसाइट। बी ऑप्शन यहाँ पे जवाब है, बी ऑप्शन यहाँ पे जवाब है। लिम्फोसाइट इस सवाल का जवाब है। 96% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें शिवानी, अलोन बॉय, यशोदा, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। जो आपकी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यही क्या करती हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रंट लाइन सोल्जर। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है फ्रंट लाइन सोल्जर। जब आप कभी बीमार होते हो तो सबसे पहले जो लड़ाई करने जाते हैं, जो भी पैथोजन आता है शरीर के अंदर, जो भी रोगजनक आएगा उससे लड़ने जो सबसे पहले जाएंगे वो न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, याद रखेंगे। जैसे कभी आपको कोई चोट लग गई और कुछ समय के बाद जो पस निकलता है, वो एक्चुअल में जो पस होता है पीले से कलर का, वो मरे हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिन्होंने आपके लिए अपनी जान दे दी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक चीज याद रखेंगे, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनको कहा जाता है सोल्जर ऑफ बॉडी। ये हमारे शरीर के क्या हैं? सोल्जर हैं, याद रखना है। सोल्जर ऑफ बॉडी की उपाधि इनको दी गई है। इनको कहा जाता है शरीर का सैनिक। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं शरीर का सैनिक। इनको शरीर का सैनिक बोलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताओ। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं? स्प्लिन में बनेंगे,
किडनी में बनेंगे, लिवर में बनेंगे, या फिर ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं? बताओ जल्दी से। रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छे। रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है आपके शरीर के अंदर? भाई शरीर के अंदर कहीं ना कहीं तो बनी रही होंगी, तो याद रखिएगा आपकी हड्डियों के अंदर अगर मैं बात करूं तो मौजूद होती है रेड बोन मैरो, लाल बोन मैरो मौजूद होती है, और इसी का काम होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करवाना। हालांकि आपकी हड्डियों के अंदर दो चीजें मौजूद होंगी, एक पीली बोन मैरो और एक लाल बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा जिसको हम कहते हैं, वही क्या करती है? ब्लड कोशिकाओं का निर्माण करवाती है, याद रखेंगे। 94% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, बुग्गू, गजाला, फरा, नाज, अभिषेक, इनका जवाब यहाँ पे सही है। तो ये चीज आप खास तौर पर याद रखेंगे कि बोन मैरो भी कौन सी? जिसका नाम है रेड बोन मैरो। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कौन सी होगी, तो बेटा रेड बोन मैरो होगी। लाल अस्थि मज्जा याद रखेंगे, लाल अस्थि मज्जा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन क्या वो केवल और केवल लाल रक्त कोशिका होगी? नहीं, यहाँ पर तीनों का निर्माण होगा। आरबीसी का भी होगा, याद रखेंगे, डब्ल्यूबीसी का भी होता है, और बचे हुए टुकड़ों से आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो तीनों का निर्माण यहाँ पर होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि भाई बोन मैरो के द्वारा जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटीन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटीन, इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइटीन कहा जाता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, बट बताओ फिर भी। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? अपच के लिए, इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर किसी को इनडाइजेशन हो रहा है लंबे समय से, उसको एसिडिटी बनी है, तो कौन सी दवाई उसको दी जाएगी? एंटा एसिड, एंटीसेप्टिक, एनालिटिक्स, या फिर उसे हम एंटीबायोटिक देंगे? क्या देंगे बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। निशा, अमित, ओके, काजल, टॉक्सिक, विनय, प्रिंसेस, काफी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से हम किस चीज का सेवन कराएंगे व्यक्ति को क्या चीज दी जाएगी? तो याद रखेंगे, जो चीज दी जाएगी हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए। हाइपर एसिडिटी यानी किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो चुकी है, तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम हमेशा देंगे एंटा एसिड्स। ए ऑप्शन आंसर होगा, ए ऑप्शन। 90% बच्चों ने जवाब दिया है, जिसमें यशोदा, अलोन बॉय, गजाला, सानिया, इनका जवाब यहाँ पे सही है। तो एंटा एसिड्स को दिया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके लिए है, अगला क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दो। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्पादन करना या उसको बनाना, क्या काम होगा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, बता दो जल्दी से फटाफट। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से फटाफट बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? अमित, ओके, संजीव कुमार, काजल कुमारी, फटाफट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की अगर हम बात करेंगे, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे, इम्यून सिस्टम का निर्माण करना, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें लगभग 83% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। मैसिव, अलोन बॉय, गजाला, इनका जवाब यहाँ पे सही है। देखो, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनकी मात्रा आपके खून के अंदर लगभग 6000 से लेकर 8000
मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है, याद रखेंगे। यानी जो WBCs हैं इनकी मात्रा खून के अंदर हजारों में होती है, याद रखना है। सबसे कम मात्रा इन्हीं की ही होती है, याद रखेंगे। अगर WBC की मात्रा अचानक आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए, इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो याद रखिएगा व्यक्ति को क्या होगा, व्यक्ति को एक रोग होगा जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। व्यक्ति को एक रोग होगा जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, याद रखेंगे, या जिसे हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, जिसे ल्यूकीमिया कहा जाता है, याद रखेंगे, जिसे ल्यूकीमिया या फिर इसे ब्लड कैंसर कहा जाता है, याद रखना है। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, देखो शरीर में कोई भी सेल बना है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अजर अमर रहेगा, एक समय के बाद वो नष्ट होगा, खत्म होगा। ये क्वेश्चन भी आपके PYQ में आया हुआ था 2025 के पेपर में कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से। और मैं देख रही हूँ काफी कम बच्चों ने सेशन को क्या किया है भाई, बहुत कम बच्चों ने सेशन को पसंद किया है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है ताकि आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए भाई, ठीक है। तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और इस सवाल का सही जवाब होगा लगभग 120 दिन का। 120 दिन का समय होता है RBCs के पास, और ये फिर आपका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बी ऑप्शन। 94% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, मैसिव, फरा, इन लोगों का जवाब सही है। लेकिन अगर आपसे कभी पेपर में रेंज पूछी जाए तो रेंज याद रखिएगा 100 से लेकर 120 दिन का समय होता है। 100 से लेकर 120 दिन का समय होता है RBCs के नष्ट होने का, याद रखेंगे। RBC के नष्ट होने का समय 100 से 120 दिन का होता है, याद रखेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नष्ट कहाँ पर होती है ये? तो ये शरीर में डिस्ट्रॉय कहाँ पर होंगी भाई, नष्ट कहाँ पर होंगी? तो ये नष्ट होती हैं स्पिलिन में, जिसको स्पिला कहा जाता है, और इसी को हम कहते हैं RBCs का कब्रिस्तान। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं RBCs का कब्रिस्तान, इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल बताओ। जब कोई फॉरेन बॉडी रक्त परिसंचरण तंत्र में प्रवेश करती है तो इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। फॉरेन बॉडी का मतलब होगा वो चीज जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। फॉरेन बॉडी का मतलब ये नहीं है, यहाँ का मतलब होगा वो चीज जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको हम एंटीजन भी बोल सकते हैं। तो आपके शरीर में कौन सी चीज एकदम सक्रिय हो जाएगी? RBC सक्रिय हो जाएंगी, WBC सक्रिय हो जाएंगी, प्लेटलेट्स हो जाएंगी, या फिर साइटोप्लाज्म जो है सक्रिय हो जाएगा। फॉरेन बॉडी का मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, ठीक है, कोई पैथोजन आ गया, कोई भी ऐसी चीज अगर बॉडी के अंदर आ जाती है तो कौन इस पे तुरंत बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी? बताओ। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है WBC, या जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्योंकि ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही हैं, तो कोई भी चीज अगर शरीर के अंदर जाएगी तो ये तुरंत क्या करेंगी, एकदम एक्टिवेट होकर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगी। 90% बच्चों का जवाब सही है, जिन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, रक्त समूह की खोज किसने की है? आपकी बॉडी में ब्लड क्या है? आपकी बॉडी में रक्त है, और रक्त में अलग अलग सबके ब्लड ग्रुप हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप। इसकी खोज किसने की है? लैंडस्टेरन ने, लेविन ने, वेनर ने। लैंडस्टेरन और वेनर दोनों ने मिलकर की है। रक्त समूह जिसे हम बोलेंगे ABO ब्लड ग्रुप, इन्होंने 3 ही ब्लड खोजे थे, ब्लड ग्रुप्स A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप AB, सॉरी ब्लड ग्रुप O, नॉट ब्लड ग्रुप AB। तो बताओ रक्त समूह की खोज का श्रेय किसको जाता है? रक्त समूह के खोज का श्रेय जो है वो किसको जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा रक्त समूह की खोज जो है वो लगभग 1900 के आसपास हुई थी। इसका ईयर जो है वो कंफर्म नहीं है, ये कहा जाता है कि 1900 के आसपास हुई थी, और इसे खोजा था, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीरन ने।
कार्ल लैंडस्टीरन के द्वारा खोजा गया था, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर है, जिसमें 86% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अलोन, मैसिव रीडर, गजाला, इनका जवाब सही है। हम बात करेंगे लैंडस्टीनर और वेनर की। इन लोगों ने खोजा है RH फैक्टर। इन दोनों ने मिलकर खोजा RH फैक्टर, जो कि हमारे खून के अंदर मौजूद होता है। जिनके पास होगा उनके ब्लड पे पॉजिटिव साइन होगा, जिन पे नहीं होगा उन पे नेगेटिव साइन होता है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगी होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में आंसर मुझे बताएंगे, और इसका जवाब सबका आना चाहिए, क्योंकि मैं हर बच्चे के आंसर्स का रिप्लाई करूंगी, तो आप लोग सब लोग आंसर करेंगे कि रक्त समूह कौन सा ऐसा है जिसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे मंडे को। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मुलाकात अब आपसे मंडे को होगी, और बाकी क्लासेस का टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग पेड बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी देखो पेपर अगर तुम्हारा जनवरी में होगा तो आपको लाइव क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा लाइव क्लासेस में। तो इसीलिए हम लोगों ने DLED का रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर दिया है। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको बता दें, कोई बच्चा अगर पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है तो पैरामेडिकल के भी बैचेस आ चुके हैं। साइंस का फाउंडेशन बैच भी आ चुका है। अगर आप साइंस कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT सब कुछ है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि आज के टॉपर्स कौन हैं। तो आज की क्लास को टॉप किया है सलोनी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकेंड रैंक पर है सूरज मौर्य। उसके बाद अलोन बॉय, अनी, प्रिंसेस, मुस्कान, रमीता। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे क्लास में पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। मुलाकात अब आपसे होगी मंडे को। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाकी PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हाँ, अभी आंसर नहीं करना है, आंसर करना है जब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।